जादुई अनोखा लहंगा और लिपस्टिक का कुआं। ये कहानी हिना नाम की एक लड़की की है जो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। एक साधारण से कच्चे मकान में वो अपनी बड़ी बहन सुषमा और माँ मनोरमा देवी के साथ रहती थी। हिना के जन्म के पश्चात ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से हिना की बड़ी बहन सुषमा और माँ मनोरमा देवी मजदूरी करके घर चला रहे थे। वो लोग मेहनत करके हिना को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। हिना जब अपनी क्लास में बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें देखती थी तो उसका भी मन उस चीज को पाने का करता था। एक दिन की बात है, हिना की क्लास में लंच का टाइम था। उसकी क्लास में रहने वाली प्रियांशी अपने दोस्तों से कहती है, गाइस तुम लोगों को पता है मेरे पापा मेरे लिए सिंगापुर से बहुत खूबसूरत लहंगा और लिपस्टिक लेकर आए हैं। लहंगा तो मैं स्कूल में नहीं ला सकती थी, लेकिन मैं लिपस्टिक लेकर आई हूँ। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। तभी वहाँ खड़ी प्रियांशी की अन्य सहेलियों में से एक सहेली कहती है, सच में मेरे पापा भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत लिपस्टिक और अनोखा सा दिखने वाला लहंगा लेकर आए हैं, लेकिन मैं टीचर्स के डर से अपनी लिपस्टिक नहीं लेकर आई। तू दिखा ना तेरे पापा कैसी लिपस्टिक लेकर आए हैं। ठीक है मैं दिखाती हूँ, लेकिन इस बारे में टीचर को मत बताना। वहाँ खड़ी हिना भी उन लोगों की बातें सुन रही थी। तभी प्रियांशी अपने बैग से एक बहुत खूबसूरत सी दिखने वाली लिपस्टिक निकालती है, जिसे देखकर हिना सहित प्रियांशी की सभी सहेलियां हैरान हो जाती है। तभी हिना कहती है, वाओ प्रियांशी, तेरी लिपस्टिक तो सच में बहुत खूबसूरत है। सोचो, जब तुम लोगों को मेरी ये लिपस्टिक इतनी अच्छी लग रही है तो मेरा लहंगा तुम लोगों को कितना पसंद आएगा। क्या तुम अपनी लिपस्टिक एक बार मुझे दिखा सकती हो? मुझे उसको छू कर देखना है। नहीं नहीं, तू पागल हो गई है क्या? ये लिपस्टिक बहुत महंगी है। अगर इसमें थोड़ी सी खरोच भी आ गई तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। वैसे भी मैं मम्मी से छुपा कर इसे स्कूल लाई हूँ। इतना कहकर प्रियांशी लिपस्टिक को वापस अपने बैग में रख लेती है। उस दिन छुट्टी होने पर हिना उदास मन से वापस घर लौटती है। उसे उदास देखकर उसकी बड़ी बहन सुषमा उससे पूछती है, क्या हुआ हिना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? किसी ने स्कूल में कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, स्कूल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दीदी मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे मेकअप का सामान चाहिए। मेरी क्लास की सभी लड़कियां बहुत महंगी महंगी लिपस्टिक लाती हैं, मुझे भी चाहिए। क्या माँ मुझे ये सब नहीं दिला सकती है? नहीं हिना, माँ हमें ये सब नहीं दिलवा पाएंगी। वो बहुत मेहनत करती है। उनके साथ साथ मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत के बावजूद भी हम बहुत मुश्किल से तेरे स्कूल की फीस भर पाते हैं। हम गरीब है हिना, तो इस बात को मान क्यों नहीं लेती है? मैं और माँ बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़ पाते हैं, और जो तू कह रही है लहंगे और लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें तुझे लाकर देना हमारे बस की बात नहीं है बहन। इतना कहते कहते सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बहन को रोता देख हिना कहती है, आप रो मत दीदी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जितना मेरे पास है मैं उतने में ही अब से खुश रहूंगी। हिना ने अपनी बहन से ये कह तो दिया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान महंगे लिपस्टिक और लहंगे पर ही था। एक दिन की बात है, हिना घर से थोड़ी दूरी पर बने एक मैदान में कुछ लड़कियों के साथ बॉल से खेल रही थी। तभी बॉल हिना के हाथों से मैदान के पीछे वाले जंगल में चली जाती है। अरे यार, बॉल तो जंगल में चली गई। देख हिना, बॉल तूने ही उधर फेंकी है, अब तू ही लेकर आएगी। लेकिन यार, मम्मी पापा तो उस जंगल में जाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं वहाँ पर भूत, चुड़ैल, डायन इन सब का वास है, और साथ में वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। कुछ भी हो, बॉल हिना ने फेंकी है तो लाना भी उसी को पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बॉल ले आऊंगी। लेकिन तुम लोग जंगल के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है, हम खड़े रहेंगे। अब तू जा जल्दी और बॉल लेकर आ। डरते डरते हिना जंगल के अंदर जाती है। जंगल के अंदर तो वो पहुंच गई थी, लेकिन आसपास उसे कहीं बॉल नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक से उसे बॉल नजर आती है। अरे वो रही बॉल, जल्दी से लेकर बाहर चली जाती हूँ। हिना झट से बॉल उठा लेती है। तभी साथ वाले कुएं से हिना को एक आवाज आती है, बचाओ, कोई है क्या यहाँ? मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही है।
कोई बचाओ मुझे, इस कुएं से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। हिना काफी डर जाती है और बॉल लेकर फटाफट जंगल से बाहर भाग जाती है। खेल खत्म करके हिना वापस घर तो आ जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी जंगल वाले उस कुएं की तरफ ही था। अगली सुबह हिना ने अपनी बड़ी बहन और माँ से कहा, मम्मी, दीदी, कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तब गलती से मुझसे बॉल जंगल में जा गिरी और जब मैं बॉल लेने गई तो वहाँ पर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं में से किसी की आवाज आ रही थी, पता नहीं वो आवाज किसकी थी। इस तरह हिना जंगल में बीती घटना अपनी माँ और बहन को बताती है। हिना की बातें सुनकर सुषमा अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर हिना की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए। क्या पता किसी की जान खतरे में हो, कोई कुएं के अंदर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो हम दोनों हिना के साथ चलकर देखते हैं। हिना की माँ और बहन उसके साथ जंगल में उसी कुएं के पास पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें सच में एक पुराना सा कुआं दिखाई देता है। अचानक उन्हें भी कुएं के अंदर से वही आवाज सुनाई देने लगती है, कोई है, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। अरे, कुएं के अंदर से तो सच में आवाज आ रही है, क्या करे? इतना कहकर सुषमा जोर से आवाज लगाती है, कौन है कुएं के अंदर और तुम्हें हमसे कैसी मदद चाहिए? तभी अंदर से आवाज आती है, मैं एक परी हूँ और मुझे श्राप मिला हुआ है कि जब तक कोई इंसान इस कुएं के अंदर एक पत्थर नहीं फेंकेगा तब तक मैं श्राप मुक्त नहीं होंगी, प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है, हम तुम्हें बचा तो लेंगे, लेकिन कहीं तुम बाहर आकर हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। परी की ये बात सुनकर सुषमा उस कुएं के अंदर एक पत्थर फेंक देती है। उसके ऐसा करते ही कुएं के अंदर से एक बहुत खूबसूरत परी बाहर निकलती है। परी को देखकर तीनों माँ बेटी हैरान हो जाती है। तभी परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ खड़ी हिना कहती है, तुम परी हो ना, तो फिर तुम उड़कर इस कुएं से बाहर क्यों नहीं आ गई? दरअसल एक जादूगरनी से युद्ध के दौरान उसने मुझे इस कुएं में कैद कर दिया था। उसका तोड़ केवल यही था कि कोई इंसान अगर इस कुएं में कोई भी ठोस चीज डालेगा तभी इस जादूगरनी के कैद से मैं आजाद हो पाऊंगी। मैं काफी दिन से इंतजार कर रही थी कि कोई इंसान यहाँ आए और मैं उससे मदद मांगूं, लेकिन ना जाने क्यों गांव का कोई भी इंसान इस जंगल की तरफ आता ही नहीं था। बड़े दिनों बाद यहाँ कल हिना आई थी। मैंने इससे भी मदद मांगी, लेकिन शायद ये डर गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी और ये आप लोगों को लेकर आई और आप लोगों ने मेरी मदद की। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो कहिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? परी की ये बात सुनकर वो सभी बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ खड़ी हिना कहती है, क्या तुम मुझे एक बहुत खूबसूरत लिपस्टिक और बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला लहंगा दे सकती हो? ऐसा अनोखा लहंगा जो मेरी क्लास में किसी के पास ना हो। हिना की बात सुनकर परी हंसते हुए कहती है, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं परी जी। हिना की बात सुनकर परी आंख बंद करके कुछ बोलती है। उसके ऐसा करते ही कुएं के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला अनोखा लहंगा और प्यारी सी लिपस्टिक प्रकट होती है, जिसे देखकर वो तीनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। तभी परी कहती है, मैं इतने दिन इस कुएं के अंदर रही, इसलिए ये कुआं अब जादुई कुआं बन चुका है, लेकिन इसकी जानकारी केवल तुम ही लोगों को है। तुम लोग इसके बारे में किसी को मत बताना। मैंने इस कुएं के अंदर से जादुई लहंगा और लिपस्टिक तुम्हें दी है हिना। ये बहुत खूबसूरत लिपस्टिक है और ऐसा लहंगा तुम्हारी पूरी क्लास में किसी लड़की के पास नहीं होगा। ये सबसे अनोखा लहंगा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आप सच में बहुत अच्छी हो। सच में परी, आप बहुत अच्छी हो। आज आपकी वजह से मेरी छोटी बहन इतनी खुश है। इसको हमेशा से लहंगे और लिपस्टिक का बहुत शौक था। आज आपने इसे ये दोनों चीज देकर इसे खुश कर दिया है। गरीबी के कारण शायद हम ये चीजें हिना को कभी नहीं दे पाते। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों ने मेरी मदद की।
आप लोग इस कुएं से जितना चाहो उतना लहंगा और लिपस्टिक मांग सकती हो और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी गरीबी भी दूर कर सकते हो। क्या सच में परी जी, आप सच कह रही हैं? हाँ सुषमा, मैं सच कह रही हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। लिपस्टिक और अनोखा लहंगा लेकर वो सभी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन हिना अपनी लिपस्टिक लेकर स्कूल जाती है और सभी बच्चों को दिखाती है। उसे देख प्रियांशी कहती है, ओ वाओ, तेरी लिपस्टिक तो मेरी वाली लिपस्टिक से भी बहुत सुंदर है। मेरे पास बहुत खूबसूरत लहंगा भी है। शायद वैसा लहंगा हमारी क्लास में किसी के पास नहीं होगा। वो बहुत ही अनोखा लहंगा है। अरे वाह, देख हम दोनों के पास बहुत महंगी महंगी चीजें हैं। हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? अब हिना और प्रियांशी बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। हिना खुशी खुशी घर जाती है। तब सुषमा कहती है, क्या बात है हिना, आज तो बहुत खुश लग रही है। हाँ दीदी, जादुई कुएं की लिपस्टिक और लहंगे की वजह से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। प्रियांशी, जो मुझे अपनी चीजें छूने भी नहीं देती थी, वो मेरी बहुत पक्की सहेली बन चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पर सुषमा और हिना की माँ आ जाती है। सुषमा अपनी माँ से कहती है, माँ चलो हम लोग चलकर उस कुएं से बहुत सारा लहंगा और लिपस्टिक मांग लेते हैं। उसके बाद हम उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, चलो चलते हैं। सुषमा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे लहंगे और लिपस्टिक प्रकट हो जाते हैं। फिर वो तीनों वो सारी चीजें उठाकर बाजार में बेचने चली जाती है। लहंगे और लिपस्टिक के सुंदर होने की वजह से और दाम कम होने की वजह से उनका सारा माल तुरंत बिक जाता है और उन्हें बहुत मुनाफा होता है। इसी प्रकार अब वो रोजाना ये कार्य करने लगे और देखते ही देखते लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति बन गए और तीनों बहुत ही ठाट बाट से रहने लगे। सुषमा और उसकी माँ हिना की पढ़ाई पर विशेष ध्यान भी देने लगे थे और सुषमा ने बहुत सारे अनाथ बच्चों की शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भी ली थी। इस प्रकार लोगों की मदद करते हुए ये तीनों अपना जीवन ठाट बाट से खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। जादुई हेयर बैंड की नदी। दूर किसी गांव में जूही और रूही नाम की दो सगी बहनें रहती थीं। जूही दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन जूही में एक कमी थी, उसके सर पर बाल नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सुंदर होने के साथ लंबे घने बालों की वजह से रूही बहुत घमंडी स्वभाव की थी। रूही सीधे मुंह अपनी छोटी बहन जूही से बात तक नहीं करती थी। आस पड़ोस के लोग भी जूही का मजाक उड़ाया करते थे। इन सभी बातों से जूही अक्सर दुखी रहा करती थी। ये देख उनकी माँ सुमन भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, रूही तैयार होकर स्कूल जा रही थी। तभी माँ सुमन बोली, रूही बेटा, आज से तुम अपनी छोटी बहन जूही को भी अपने साथ स्कूल ले जाना। मैंने जूही का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में ही करवा दिया है। माँ, आपने इस टकली का एडमिशन मेरे स्कूल में क्यों करवाया? अगर स्कूल में मेरी सभी सहेलियों को पता चलेगा कि मेरी बहन गंजी है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं इसे अपने साथ स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जूही तुम्हारी छोटी बहन है। अगर जूही बिटिया के सर पर बाल नहीं है तो इसमें इसकी क्या गलती? तुम्हें जूही को अपने साथ स्कूल लेकर जाना ही होगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। माँ के बार बार कहने पर रूही जूही को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों बहनें स्कूल की ओर जा रही थीं कि तभी रास्ते में रूही ने कहा, सुन टकली, तुझे मैं अपने साथ स्कूल तो ले जा रही हूँ, लेकिन वहाँ किसी को भी ये मत कहना कि तुम मेरी बहन हो, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरी कोई इंसल्ट हो। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी सगी बहन हूँ, फिर भी आप मुझसे सौतेला व्यवहार करती हो। सिर्फ मेरे गंजे होने की वजह से कभी मुझसे आपने सीधे मुंह बात तक नहीं की। जितना कहा है उतना समझ ले, मुझसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं। स्कूल आने वाला है, खबरदार अगर अपना मुंह खोला तो। जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुँची, रूही की सहेलियाँ जूही को देखकर जोर जोर से हंसने लगीं। अरे देखो तो रूही के साथ कौन आ रहा है। आज पहली बार हमारे स्कूल में उजड़ा हुआ चमन आ रहा है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है।
अरे यार रूही, ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये, मैं इस टकली को नहीं जानती, पता नहीं कौन है। ओह अच्छा, वैसे इस टकली को देखकर लगता है ये हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन है। खैर ये जो कोई भी हो, इसके गंजे सिर पर तबला बजाने का मन कर रहा है। चलो टीना और काजल इसके गंजे सिर पर तबला बजाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए रूही की सहेलियां जूही के सर पर जोर जोर से मारने लगीं। तुम मेरे सर पर इस तरह क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, वरना मैं तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। जूही की ये बात सुन रूही की सभी सहेलियां वहाँ से भाग गईं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद रास्ते में घर की ओर जाते समय जूही ने रोते हुए रूही से कहा, दीदी आपकी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है, मुझे मारा भी, लेकिन आप चुपचाप खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि आपकी मेरी वजह से इंसल्ट ना हो जाए। अगर कोई तेरा मजाक उड़ाए तो इसमें मैं क्या करूं? तू है ही इसी लायक। मैं बीच में आकर अपना इंसल्ट नहीं करवाना चाहती, समझी तू? दोनों बहनें रास्ते में बहस करते हुए जब घर पहुंची, तब उनकी माँ सुमन उनसे बोली, अरे तुम दोनों आ गई स्कूल से, शाम को दोनों अच्छे से तैयार हो जाना, हमें कमला आंटी के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाना है। माँ, पर हमारे साथ इस उजड़ा चमन को ले जाना जरूरी है क्या? अगर हम इसे पार्टी में लेकर गए तो हमारी वहाँ बहुत इंसल्ट होगी। माँ, दीदी सही बोल रही हैं। मैं बर्थडे पार्टी में जाकर क्या करूँगी? वहाँ सभी मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाएंगे। उन सब की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं घर पर ही रहूँगी। आप दोनों पार्टी में चले जाओ। अरे वाह, मुझे लगा तेरे टकले सन में दिमाग नहीं होगा, पर तूने आज बड़ी समझदारी की बात कही। अच्छा हुआ समय रहते तुझे अकल आ गई। रूही, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। आखिर जूही तुम्हारी छोटी बहन है, दुश्मन नहीं जो तुम उसे भला बुरा कहती रहती हो। रूही अपनी माँ की बात सुन गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं जूही बहुत उदास थी। वो कुछ देर के लिए घर से बाहर कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। भगवान जी, मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? मेरे गंजे होने की वजह से सभी मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जा सकती हूँ। क्या मैं सारी जिंदगी अकेले ही बिताऊंगी? क्या मेरा सभी इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? ये कहते हुए जूही रोई जा रही थी कि तभी जूही को किसी की आवाज सुनाई दी। बेटी रो मत, चुप हो जाओ। आवाज सुन जूही यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी जूही को फिर से एक आवाज सुनाई दी। मैं पेड़ बोल रहा हूँ। भला पेड़ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? पेड़ के पूछने पर जूही ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। सारी बात सुनकर पेड़ ने जूही से कहा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई हेयरबैंड की नदी है, तुम वहाँ जाओ। जादुई हेयरबैंड की नदी तुम्हारी मदद अवश्य करेगी, लेकिन तुम्हें शाम ढलने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। जादुई नदी अपना जादुई हेयरबैंड सिर्फ नेक और अच्छे इंसान को देती है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जादुई पेड़ की बात सुन जूही मन ही मन बहुत खुश हुई और पेड़ का धन्यवाद कर जंगल की ओर जाने लगी। जंगल में कुछ दूर चलकर रास्ते में जूही को एक बूढ़ी औरत मिली। वो जूही से बोली, बेटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ लाकर दे सकती हो? खाना बनाने के लिए घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। हाँ क्यों नहीं अम्मा, आप बस यहीं 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर जूही जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। कुछ ही देर में जूही ढेर सारी लकड़ियाँ लाकर बूढ़ी अम्मा को देते हुए बोली, ये लीजिए अम्मा आपकी सूखी लकड़ियाँ, अब आप घर जाकर खाना बना लीजिए। पर बेटी मैं बहुत कमजोर हूँ,
मैं इतनी सारी लकड़ियाँ नहीं ले जा पाऊंगी। क्या तुम इन सारी लकड़ियों को मेरे घर पहुँचा सकती हो? ठीक है अम्मा, चलिए। ये कहते हुए जूही ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाया और बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। ऐसे ही काफी समय बीत गया। शाम होने ही वाली थी। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर जूही दौड़ते हुए नदी की ओर जाने लगी। शाम होने वाली है, मुझे जल्दी से नदी के पास पहुंचना होगा। ये कहते हुए जूही नदी की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसे रास्ते में एक घायल खरगोश मिला, जिसे देख जूही के बढ़ते हुए कदम अचानक रुक गए। वो फौरन घायल खरगोश के पास गई। ओह, कितना प्यारा खरगोश है, लेकिन इसके पैरों में तो चोट लगी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जूही ने फटाफट से आसपास लगे पेड़ पौधों में से जड़ी बूटियों का लेप बनाया और उन्हें घायल खरगोश के जख्मों पर लगाया। प्यारे खरगोश, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जूही के इतना कहते ही खरगोश फुदकते हुए झाड़ियों की ओर जाने लगा और जूही की आंखों से ओझल हो गया। अरे, खरगोश कहाँ गया? लगता है लेप लगाने से उसे दर्द से राहत मिल गई है। चलो अच्छा है, अब मुझे भी जल्दी से बिना समय गवाए नदी की ओर चलना चाहिए। जूही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए नदी की ओर पहुंच तो गई, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। ओह, मैंने आने में देर कर दी। अब जादुई नदी मेरी मदद नहीं करेगी। ये कहकर जूही रोने लगी। तभी अचानक नदी में से आवाज आई। चुप हो जाओ जूही, आखिरकार तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं जादुई हेयरबैंड की नदी बोल रही हूँ। तुम कितनी अच्छी और नेक लड़की हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उन सभी परीक्षाओं में पास हो गई। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई हेयरबैंड दे रही हूँ, जिससे तुम्हारे गंजेपन की सारी समस्या दूर हो जाएगी और तुम बहुत खूबसूरत दिखने लगोगी। ये कहते हुए जादुई हेयरबैंड की नदी ने एक हेयरबैंड प्रकट किया और जूही को देते हुए बोली, ये लो, इस हेयरबैंड को जल्दी से पहन लो, फिर देखना इसका चमत्कार। जूही ने जैसे ही हेयरबैंड को सर पर पहना, उसके सर पर बहुत ही सुंदर और घने बाल आ गए। जूही अपने बालों को देखकर खुशी से झूम उठी और जादुई नदी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर वापस लौट आई। जूही के सुंदर और घने बाल देखकर माँ सुमन और बहन रूही दोनों हैरान हो गईं। तभी रूही ने हंसते हुए बोला, अरे, तू ये विग कहाँ से लेकर आई है? जरा संभाल कर रखना इन्हें, कहीं हवा का झोंका उड़ा न ले जाए। दीदी, ये विग नहीं है, ये मेरे असली बाल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। तब जंगल में घटित सारी घटना जूही ने उन्हें बताया, जिसे सुनकर जूही की माँ सुमन बहुत खुश हुई, लेकिन रूही मन ही मन जलने लगी। मुझसे ज्यादा सुंदर बाल किसी के नहीं हो सकते, इस टकली के भी नहीं। मैं कल जाकर जादुई हेयरबैंड की नदी से अपने लिए एक जादुई हेयरबैंड लेकर आऊंगी। ऐसा सोचकर अगली सुबह रूही जंगल की ओर चल पड़ी। रूही को भी रास्ते में वही बूढ़ी औरत और घायल खरगोश मिला, लेकिन रूही ने किसी की मदद नहीं की और उन्हें अनदेखा कर जादुई नदी की तरफ जाने लगी और कुछ ही पल में जादुई नदी के पास पहुंच गई। आखिरकार मैं जादुई हेयरबैंड की नदी के पास पहुंच ही गई। सुन जादुई नदी, मुझे फौरन एक जादुई हेयरबैंड दे दो। लेकिन जादुई हेयरबैंड की नदी से एक भी हेयरबैंड प्रकट नहीं होता। ये देख रूही को बहुत गुस्सा आया। सुन नदी, मुझे जल्दी से हेयरबैंड दे दे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं नदी में आग लगा दूंगी। तभी जादुई नदी में से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हें मुझसे जादुई हेयरबैंड चाहिए ना? रुको, मैं अभी देती हूँ। इतना कहकर जादुई नदी ने रूही को एक जादुई हेयरबैंड दिया। रूही ने जैसे ही जादुई हेयरबैंड को पहना, उसके सर के सारे बाल गायब हो गए और वो गंजी हो गई। ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आया
और वो नदी पर पत्थर फेंकने लगी। तभी नदी में से आग निकलने लगी, जिसे देखकर रूही घबरा गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझी तुम? नदी की बात सुन रूही रोते हुए जब घर पहुँची तो जूही रूही की ऐसी हालत देख हैरान होते हुए बोली, अरे दीदी, आपके बालों को क्या हो गया? रोते हुए रूही ने जूही को अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद जूही रूही को लेकर जादुई नदी के पास पहुंची और माफी मांगते हुए बोली, हे जादुई नदी, प्लीज मेरी दीदी को माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उनके बाल फिर से ला दो। जूही के विनती करने पर जादुई नदी ने रूही के बाल फिर से लौटा दिए। ये देख रूही को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने अपनी छोटी बहन जूही से माफी मांगते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर मेरा सम्मान किया। ये कहते हुए रूही ने जूही को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी मिलजुल कर एक साथ रहने लगीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।